ब्रीफ ओवरव्यू देखा था शुरुआत में, और तब से तेज तनातन चर्चा जारी है कोवलेंट बॉन्ड की, और एक्चुअली वही है जिसको हम लॉजिकली साइंटिफिक बेसिस पर विस्तार से देख भी सकते हैं। अच्छा, तो क्या क्या बात करी हमने उसमें? हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, हाइब्रिडाइजेशन की, ज्योमेट्री की, वेस्पर थ्योरी, वो तो बहुत पहले ही बात कर ली है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि बॉन्ड्स क्या प्योरली आयनिक या प्योरली कोवलेंट होते हैं, और समझ में आया कि नहीं जी, अगर कोवलेंट बॉन्ड भी है तो उसमें एक आयनिक कैरेक्टर आ सकता है, और डाइपोल मोमेंट नापने सीखे थे हमने पिछली बार। अच्छा, और आज आज हम बात करेंगे कि अगर बॉन्ड आयनिक है तो क्या वो भी कुछ कोवलेंट कैरेक्टर अख्तियार कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कोवलेंट कैरेक्टर इनफाइनाइट कंपाउंड्स की बात करेंगे आज। होता क्या है? एक्चुअली होता ही है, कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? वेल, अगर दो एटम्स हैं और अगर वो शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या, कि उसको बीच में ही रहना होता है, ना वो न्यूक्लियस के इधर जा सकता है और ना वो न्यूक्लियस के इधर जा सकता है, वो बीच में रहेगा। तो अगर शेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हूबहू बीच में रहे, पक्का बीच में रहे, तो हम कहेंगे भैया कोवलेंट बॉन्ड है। पर आयनिक बॉन्ड में क्या ऐसी कोई बंदिश थी? नहीं। Na और Cl थे, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने ले लिया, Na बन गया Na प्लस, Cl बन गया Cl माइनस, गोल गोल Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन नाचने लगे। बहुत मजा आया, माइनस चार्ज है। सोडियम साइड में बैठा हुआ था, ठीक है, उसकी भी जिंदगी बीत रही थी। फिर क्या हुआ? एक्चुअली अगर सिर्फ इतना ही होता तो ये प्योरली आयनिक बॉन्ड था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पर एक दूसरी दिक्कत आती है, क्या? कूलम जी प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं, अरे मेरा लॉ भूल गए तुम? क्या लॉ था जी आपका? कि भाई चार्जेस में अट्रैक्शन या रिपल्शन होते हैं। हाँ जी, याद है, 1/4 Q1 Q2 by r², ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, आपने बोला था। हाँ जी। तो उन्होंने कहा, देखो, एनायन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हाँ, उस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हाँ जी, और पड़ोस में कटायन है, बिल्कुल, और कटायन के पास प्लस चार्ज है, बिल्कुल। तो अगर यहां प्लस चार्ज है और यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अरे यार, इतने समझदार हो, ये तो सोचो कि क्या ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हल्का सा इधर अट्रैक्ट नहीं होगा? जरूर होगा। क्यों? प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, हल्का सा अट्रैक्ट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, होना भी चाहिए, धर्म बनता है उसका। और जैसे ही अट्रैक्ट होगा, हम दूसरा उसका एक अर्थ निकालेंगे, हम कहेंगे, देखो, ये एनायन था, एनायन में सब तरफ बराबर बराबर गोल मटोल बटा हुआ था इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर आयनिक बॉन्ड था तो आयनिक बॉन्ड में कोई एक तरफ आए बिल्कुल जरूरी नहीं है, सब तरफ बराबर से माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि कटायन है पड़ोस में, क्योंकि कटायन है पड़ोस में, उसको देखने के लिए उससे अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन थोड़े से उस ओर खसक आएंगे। इसका मतलब वो इस ओर एक्स्ट्रा आ गए हैं, यानी कि उनकी दोनों एटम्स के, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में रहने की टेंडेंसी ज्यादा है, और ऑपोजिट साइड में रहने की टेंडेंसी कम है। ये तो कोवलेंट बॉन्ड का लक्षण है। हाँ, तो सिंपली बाय कूलम्स लॉ आप देख सकते हैं कि प्योरली कोवलेंट नहीं रह गया, सॉरी, प्योरली आयनिक नहीं रह गया, उसमें तो एक कोवलेंट कैरेक्टर आ गया है, वो हल्का सा इधर डाइवर्ट हो गया है। ओ माय गॉड! हाँ, बस ऐसा ही है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सो कॉल्ड आयनिक बॉन्ड था, जिसमें पक्का है आयनिक बॉन्ड है तो कटायन भी होगा, एनायन भी होगा। जी हाँ, एनायन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, जरूर होगा, और कटायन है तो प्लस चार्ज होगा, निश्चित। तो कटायन निश्चित इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट तो करेगा ही, कम करे ज्यादा करे, कुछ तो होगा, कुछ तो वो खसकेगा, और यदि कुछ भी खसकेगा तो हम ताली पीट देंगे कि अजी कोवलेंट कैरेक्टर आ गया। हाँ, तो एवरी आयनिक बॉन्ड हैज सम टाइनी बिट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, डेफिनेटली, वो तो होगा ही होगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, ये जो फिनोमिना है जिसमें पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कटायन घसीट के अपनी ओर ले आते हैं, ये कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, तो वो पोलराइज कर रहे हैं एनायन को। हाँ जी, ये डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय एन एडजेसेंट कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। जितने मजे से कैटायन घसीट ले इलेक्ट्रॉन क्लाउड पड़ोसी का, वो कहलाती है उसकी पोलराइजिंग पावर। दूसरों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को घसीटने की शक्ति, ये कहलाती है पोलराइजिंग पावर। और लल्लूगिरी में अपने इलेक्ट्रॉन जो घसीटवा ले, वो कहलाती है पोलराइजेबिलिटी। अंग्रेजी में बोलिए, दोबारा बोल देते हैं, है ना? द एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एडजेसेंट एनायन
is called its polarizing power. And what about polarizability? Polarizability क्या है? The tendency of an electron cloud या tendency of an anion which allows its electron cloud to be distorted by neighboring charges is called the polarizability of the anion. Right? The tendency of an anion to undergo polarization of its electron cloud. That is polarizability. आप देखिए आयनिक बॉन्ड्स था और जब करीब आए तो आप देखिए हल्का सा डिस्टॉर्शन आ गया किसमें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, बीच में रहने की टेंडेंसी बढ़ गई और उल्टी साइड में जाने की टेंडेंसी कम हो गई। यही है वो फिनोमेना जिसकी हम बात कर रहे थे और यही है कोवलेंट कैरेक्टर जो आ गया है किसमें, किसी आयनिक कंपाउंड में। राइट? देखिए, और अब बात करते हैं फैंस रूल्स की। ये क्या है? बहुत पुराने बड़े मशहूर वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या हिसाब लगाया, उन्होंने कुछ रूल्स बताए। उन्होंने बताया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई कौन ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, किसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, और उससे हम कोवलेंट कैरेक्टर निकालने में मदद करेंगे। लोगों ने कहा अच्छा, अच्छी बात है, फयान जी बताइए। स्पेलिंग है FAJAN और उच्चारण होता है फयान, फजान नहीं फयान करके बोलते हैं। अच्छा, क्यों? बड़े लोग बड़ी बातें हैं, जो भी चाहे अपने नाम को रखें, हम कौन होते कुछ कहने वाले, है ना? तो आप तो देखिए, नाम पर फोकस मत करिए, काम पे फोकस करिए। बड़े कॉमन सेंस रूल्स हैं, सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। कैसे? 5 रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं। अरे बड़े आसान, देखो, 3 है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के बारे में और 2 है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन के बारे में। क्या क्या है बताता हूं। एक बात बताओ, आप खुद ही बता दो, तुम ये एक्चुअली इसमें से 5 में से 4 रूल तो तुम अपने आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये कुछ रटने भी नहीं पड़ेंगे तुम्हें। कैसे? अच्छा, एक बात बताओ, कैटायन पर अगर चार्ज +1 है या दूसरे पर +2 है, तीसरे पर +3 है, जैसे जैसे कैटायन पर प्लस चार्ज बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को घसीटने की जो पोलराइजिंग पावर है वो बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो क्यू बढ़ेगा, चार्ज ऑन कैटायन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन घसीटा शक्ति बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, यही बात है। फर्स्ट रूल, greater the polarizing power of greater the charge on cation, greater is its polarizing power. मुझे एक चीज और है, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, हाँ जी, कैटायन की, या पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, हाँ जी, किसकी? एनायन। कैटायन की अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ गई, एनायन की अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई, तो मॉलिक्यूल का क्या होगा? मॉलिक्यूल का कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। अच्छा, तो वो आयनिक नहीं होगा ना, उसमें कोवलेंट जैसे लक्षण आने लग जाएंगे। अच्छा, और ये कैसे देखेंगे? उसमें वो फिर वो 5 रूल आते हैं। कौन से? जैसे हमने कहा था, पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन, फर्स्ट रूल जो था। जैसे अगर आपके पास है सोडियम, सोडियम के बाजू में मैग्नीशियम, उसके बाजू में एल्यूमिनियम, तो अगर Na+ या Mg2+ या Al3+, तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? ये होगा। और इसके फलस्वरूप कोवलेंट कैरेक्टर कैसा होगा? NaCl से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है MgCl2 का, और MgCl2 से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है AlCl3 का। तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। अच्छा, शानदार है, ऑफ कोर्स शानदार है। दूसरा मैंने बोल तो दिया है, स्क्रीन पर आ भी गया है, पर एक बार उसको मत देखिए, गैस कीजिए। कैटायन का साइज अगर बड़ा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, या कैटायन का साइज छोटा होगा तब उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी? क्या बोलते हैं आप? बड़ा होगा तो दूर रहेगा, छोटा होगा तो करीब आ जाएगा। ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? बहुत आसान है भाई, आयंस ज्यादा से ज्यादा कितना करीब आ सकते हैं? कम से कम कितना करीब आ सकते हैं कि भैया टच कर जाएं? इतना ही हो सकता है। तो मान लीजिए मेरे पास है एक कैटायन और मेरे पास है एक एनायन। ठीक है, एनायन और कैटायन, एक का न्यूक्लियस दूसरे का न्यूक्लियस, तो मिनिमम दूरी उसकी कितनी है भाई? इतनी है। क्यों? और एक दूसरे में समा थोड़े जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एकदम बाउंड्री टच कर जाएगी, और तो क्या जान देते बेचारे। ठीक है, अब मान लीजिए इसी के स्थान पर मेरे पास एक दूसरा कैटायन होता है। अच्छा, और आपकी सुविधा के लिए उसको उसके साथ ही बनाऊंगा ताकि आप उसकी
कंपैरिजन कर सकें। मान लीजिए ऐसा कटायन होता, ऐसा तो बड़ा कटायन हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता, सीजियम वीजियम ले राक्षसी कटायंस हैं। अच्छा, उसका न्यूक्लियस कहाँ है, यहाँ है। तो अब उसका डिस्टेंस कितना है, जाहिर सी बात है ज्यादा डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे कटायन का साइज बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और कटायन का साइज अगर कम हो गया तो कम कर ले भाई। अगर मान लो बहुत छोटू कटायन था इतना सा, तो न्यूक्लियस यहां है, तो डिस्टेंस कितना है, इतना सा है। तो जैसे जैसे कटायन की रेडियस टैंग 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 बढ़ती जाएगी, उसका एनायन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे एनायन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसके इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की शक्ति कम हो जाएगी। कैसे, कूलम्ब्स लॉ से देख लो ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, R बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। अच्छा, तो पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। जी हां, बिगर कटायन हैज लेसर पोलराइजिंग पावर एंड स्मॉलर कटायन हैज हायर पोलराइजिंग पावर। अच्छा, समझ गए हम। तो मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। कितने प्यारे हैं ये, हाँ प्यारे तो हैं। पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा लिथियम और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है और पोलराइजिंग पावर कम होती चली जाती है। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, पोलराइजिंग पावर कम होती जा रही है। मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर किसकी है, मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर किसकी है, वो बेरिलियम की है। तो अगर BeCl2 सारे क्लोराइड्स बना दिए, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, Mg, BaCl2, रेडियम क्लोराइड, रेडियम भी लिया है, यहां लिखा नहीं पर मान लिया है ना। तो क्या होगा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा BeCl2 का, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज मैक्सिमम है बेरिलियम के द्वारा। और डाउन द ग्रुप चलेंगे तो आप देखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन कम होती जा रही है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन सेकेंड ग्रुप। करेक्ट। चलिए, दो रूल्स देखे हैं दोनों कैटायंस के। कौन सा, पहला, कैटायन पे चार्ज है ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर है ज्यादा, अभी याद हो जाएंगे आपको, ये बड़े आसान है। और दूसरा, कैटायन का साइज है ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर है कम। बहुत बहुत आसान, याद हो गए। चलो, अब तीसरा रूल देखिए, वो भी बड़ा मजेदार है। अच्छा, एक छोटी सी बात, चार्ज और साइज का जो झगड़ा है वो तो अपनी जगह है, पर जैसे डायगोनल रिलेशनशिप वाले देख लीजिए, जैसे लिथियम है और मैग्नीशियम है, या बेरिलियम है और एल्यूमिनियम है, तो इनमें पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, आसपास होती है, और उसमें भी चार्ज का महत्व बड़ा अच्छा होता है। तो चार्ज है, साइज है, कैसे देखेंगे, थोड़ा ऑर्बिट है, ये याद ही होता है और आपको ये स्मरण ही रखना पड़ेगा। जैसे एक छोटी सी चीज बता रहे हैं, apparently it seems, it looks as if कि beryllium happens to possess a greater and a stronger polarizing power as compared to aluminium। यहां रेडियस बहुत डोमिनेट करती है, चार्ज अपरेंटली उतना डोमिनेट नहीं करता। ये जस्ट एक फैक्ट पॉइंट है, अगर आपको याद रहेगा तो अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद नहीं फिर भी यूजफुल तो है ही, ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, काम आ सकता है। राइट, चलिए फैंस रूल्स में आगे बढ़ते हैं और तीसरे रूल की ओर आते हैं। तीसरा रूल कैसा है, ये बड़ा रहस्यमय है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात होती है। तीनों, पहले तीन रूल कैटायंस की हैं, दो बोल दिए, तीसरा है, और तीसरा बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैं बहुत तसल्ली से बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिए इसको, और ये बड़े काम का रूल है। क्या है, आइए देखते हैं। ये इस तरह से है। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ आयंस हैं, तो क्या आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, हमने सीखी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जैसे किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हैं आप, मैं बताता हूं आपको। एक काम करिए, पहले मेटल्स में लिख लीजिए, फिर मैं कैटायन बनाऊंगा, उनकी लिखिएगा। तो मान लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम मेटल है, या एल्यूमिनियम है, या पोटेशियम है, या स्कैंडियम है, या टाइटेनियम है। अच्छा, बहुत सारे अरमान हैं आपके, ऐसे ही हैं। अगर मान लीजिए ये एटम्स हैं, और मैं कहता हूं कि आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, क्या आप लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। प्लीज लिखिए एक बार, क्या हो जाएगा देखते हैं। मैं भी लिख रहा हूं, पर आप कॉपी नहीं करेंगे, आप अपने नोटबुक में इंडिपेंडेंटली से लिखेंगे और फिर मेरे से मैच कर लेंगे। ठीक है, चलिए। मैग्नीशियम, नियॉन 3s2,
एल्यूमिनियम नियॉन 3s2 3p1, पोटेशियम आर्गन 4s1, स्कैंडियम आर्गन 4s2 3d1 और यह है आर्गन 4s2 3d2। इस तरह से बढ़िया है, हाँ ऑफ कोर्स बढ़िया है, घटिया तो क्यों होंगे बेचारे, ठीक है। और हमने कहा चलिए अब कटायन बताइए। मान लो Mg2+ है, तो इसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? उड़ा दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, उड़ा दिए, तो एस में तो कुछ बचा ही नहीं, हाँ उड़ा दीजिए, तो बस नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ तो ये तो नोबल गैस है, जी हाँ। तो हम कहेंगे मैग्नीशियम 2+ में है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्टकट में IGC बोल देते हैं। Mg2+ में है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एल्यूमिनियम 3+ में कितनी होगी? आइए देखते हैं, 1 और 2 3 इसको हटा लीजिए, तो ये आ गया Al3+ और इसमें कितनी है? नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। पोटेशियम में कितनी होगी? K+ 4s1 ये आ जाएगी। स्कैंडियम 3+ कितनी होगी? वेल 3d और 4s, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में, तो तीनों उड़ाने पड़ेंगे। अच्छा, और अगर टाइटेनियम 4+ कर देंगे तो 2 और 2 4 उड़ा दीजिए। वाह, तो ये सब नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। हाँ, तो दुनिया में जितने भी कटायन हैं सबकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। अरे नहीं यार, ये तो बहुत चालाकी से षड्यंत्र पूर्वक चुने गए केसेस हैं जिनमें ऐसा है। आप चाहें तो यहीं टाइटेनियम 3+ लिख के देख लीजिए, हो जाएगा आर्गन 3d1। अच्छा, तो नोबल गैस नहीं है? नहीं है। तो सारे कटायन नहीं होते, पर कुछ महान कटायन ऐसे हैं जिनकी नोबल गैस से मैच करती हुई कॉन्फ़िगरेशन है। हम कहते हैं दीज कटायंस हैव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन IGC। इतनी सी बात बोली है मैंने आपको, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत तसल्ली से बहुत सारे एग्जाम्पल लेके बोली है। आप समझ गए? ठीक है। अब एक तो ये देखिए आपने। अच्छा, अब एक चीज और बताइए मुझे, कौन कौन से कटायंस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, कोई जनरल पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ट्रेंड बता सकता हूं? हां, अगर ग्रुप 1 का है और +1 कटायन है तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। ग्रुप 2 का है और +2 कटायन है, ग्रुप 3 का है और +3 है, या ग्रुप 4 का है और +4 है। गड़बड़। 1 2 3 की तो गारंटी है। अगर 1 का है +1, 2 का है +2 और ग्रुप 3 डी ब्लॉक है, उसका भी है +3, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये पक्का है। 4 4 में है थोड़ा सा शोर, क्यों? टाइटेनियम तो देखा आपने, अभी तो आपने दिखाया +4 था, टाइटेनियम ग्रुप 4 का है और वो आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ हाँ, नाराज क्यों होते हैं? एक काम करिए, आप जैसे आपने टाइटेनियम के लिए लिखा, टाइटेनियम के नीचे कौन है पीरियोडिक टेबल में? थोड़ी सी जगह कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं इसे। टाइटेनियम के नीचे है जिरकोनियम और हैफनियम। एक बार हैफनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा लिखिए। हाफता हुआ हैफनियम कैसा आ जाएगा? आ जाएगा xenon, और हैफनियम 6 पीरियड का है, 6s2, उसके पहले 5d, डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 5d2 और 4f14, ऐसा हो जाए। अच्छा, तो हैफनियम 4+ कैसा होगा? वो हो जाएगा, हैफनियम तो इतना है, तो हैफनियम 4+ हो जाएगा xenon 4f14। अच्छा, तो ये xenon के बाद 4f14 की एक 2 और लग गई है। हाँ जी, तो क्या एग्जैक्टली नोबल गैस जैसा है ना? उससे कुछ एक्स्ट्रा है? ये नोबल गैस है क्या? नहीं। तो ग्रुप 4 के तो सारे नहीं, ग्रुप 4 में सारे नहीं, 3 कैटायंस थे ग्रुप 4 के, उसमें से 2 कौन से? टाइटेनियम और जिरकोनियम, ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे और हैफनियम नहीं रखेगा। ऐसे ही अगर आप ग्रुप 13 ले लेंगे तो उसमें अगर आपने गलती से बोरॉन 3+ या एल्यूमिनियम 3+ बना लिया तो इनकी भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ऑल्दो बोरॉन नॉन मेटल है, या मेटलॉइड जो भी लोग जिसे गिने नॉन मेटल मानते हैं, और ऐसे कटायंस नहीं बनाता, पर अगर बना ले तो वो ये सब के सब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हैं, और शायद यही हैं जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अख्तियार करते हैं। और दूसरों को भी देखते हैं, वो भी बड़े मजेदार हैं।
एक बार मैं चाहता था कि आपको ये शब्द में दिखा दूं कि भाई एक है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि इनर्ट गैस से मैच करती है, और नोबल गैसेस के बारे में आपने सुना होगा कि उनका आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड होता है। तो फुल्ली फिल्ड शेल के नाम पर बड़ा विज्ञापन होता है और लोग कहते हैं कि जी ये तो नोबल गैस है। अच्छी बात है, ठीक है, जी लेंगे इसके साथ। और कुछ भी है? हाँ है। क्या है? आइए वो दिखाते हैं आपको। मजेदार है, उसको भी देखिए, तमाशेदार है। मान लीजिए आप कुछ दूसरे कैटायंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहें। किसकी? मैं लिखता हूं, एक बार कॉपर मेटल की निकाल दीजिए। अच्छा, एक बार कैडमियम की निकाल दीजिए। ठीक है। और आपको थैलियम पसंद है तो थैलियम देख लीजिए। एक बार लेड के दर्शन कर लीजिए। बड़े खूबसूरत कैटायंस हैं ये। और आपको और ज्यादा तन्मयता हो तो एक बार सिल्वर भी ले लीजिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है, आपको लिखनी है। आप लिखिए, मैं भी साथ साथ लिखता हूं, पर आपको मुझसे नकल नहीं करनी है, अपने आप सोच के लिखनी है। कॉपर कौन से पीरियड में है? फोर्थ पीरियड में है। तो थर्ड पीरियड की नोबल गैस आर्गन और 4s1 3d10। एक्सेप्शन होता है हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड का, उसके चक्कर में। और सिल्वर भी ऐसी ही है, क्रिप्टन 4d10 और 5s1 ऐसे आ जाएगी। ठीक है। कैडमियम, कैडमियम भी जस्ट सिल्वर के बाद ही है, तो क्रिप्टन 4d10 5s2। थैलियम और लेड ये सिक्स पीरियड के हैं, तो xenon 4f14 5d10 6s2 6p1। xenon 4f14 5d10 6s2 6p2 ऐसे हो गए। अच्छी बात है, ठीक है। और कुछ भी है? हाँ, आप एक बार एक नोबल गैस तो पकड़ लीजिए। कौन? xenon अच्छी लगती है आपको? एक बार xenon की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, या चलो पहले इतनी जगह पहले इतना लिखते हैं और फिर देखेंगे। इन जनरल नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2np6। नोबल गैस की अंत में जैसे कोई भी ले लेंगे आप, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन, सब फाइनली ns2np6, सब ns2np6 ऐसे होंगी। जैसे xenon फिफ्थ पीरियड की है तो 5s2 5p6, रेडॉन सिक्स पीरियड की है तो 6s2 6p6, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। कैटायन की बात कर रहे थे आप? हाँ जी, तो मेटल लिखाए हैं, कैटायन बना देते हैं। अगर कॉपर और सिल्वर +1 में, ये ग्रुप 11 के हैं, ध्यान दीजिए, अगर इनको +1 करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10, देखने में तो थोड़ी लगता है कि आर्गन के अलावा एक्स्ट्रा है। हाँ जी, ये कैसी है? आप चाहो तो कह सकते हो नियॉन 3s2 3p6 3d10 ऐसी है। अच्छा, तो थर्ड शेल फुल्ली फिल्ड, अंदर वाले 1 और 2 तो फुल्ली फिल्ड है ही, थर्ड शेल में 3s 3p 3d आते थे, वो भी फुल्ली फिल्ड है। हाँ जी, वो भी फुल्ली फिल्ड है। वाह, तो ये तो सारे शेल फिल्ड है। हाँ जी, सारे फिल्ड हैं। और सारे शेल जब फिल्ड होते हैं तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ये तो बड़ी स्टेबल होती है, ऐसा आप सोच सकते हैं। कैसा है? ध्यान से देखिएगा, दिल थाम के देखिएगा। नॉट नेसेसरी। क्यों? आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? यहां तक ध्यान से देखिए, मैं आपको अलग से लिख के दिखाता हूं। यह है कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की। हाँ जी। और आर्गन के नीचे नोबल गैस कौन सी है? आर्गन के नीचे है क्रिप्टन, और क्रिप्टन कैसी है? वो है आर्गन 3d6 4s2 4p6। अच्छा, सॉरी 3d10, क्षमा चाहता हूं, 3d10 4s2 4p6। तो अगर सिर्फ नोबल गैस आर्गन होती तो बस यहीं पे रुक जाती। आर्गन के जस्ट नीचे क्रिप्टन है, तो वो होती तो 3d10 के बाद यहां पर आगे 4s2 4p6 आना चाहिए था। पर क्या आया? नहीं आया। तो क्या ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं है। क्यों? ना ये आर्गन है ना क्रिप्टन है, तो बीच में कुछ है और बीच में कोई नोबल गैस नहीं होती। तो क्या कॉपर +1 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है? जवाब है नहीं। अरे लेकिन इसके तो थर्ड शेल फुल्ली फिल्ड लग रहा है, आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड लग रहा है, 3s2 3p6 3d10 लग रहे हैं। लग रहे हैं। झूठ मूठ की नोबल गैस होने का पाखंड कर रहा है ये भ्रम पैदा कर रहा है नहीं। झूठ मूठ की इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन
ये कहलाती है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडोपोडिया होते थे अमीबा के, अगर आपको याद हो 9th-10th की बायोलॉजी से, झूठ मूठ के पैर। ऐसे ही स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, झूठ मूठ की इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, लगती है एक क्षण को इनर्ट गैस जैसी, वास्तव में है नहीं, धोखा है। अच्छा, और बदमाश है कॉपर तो मासूम है, बदमाशी तो आपके दिल में है, जो भी है आपने भ्रमवश उसे समझ लिया नोबल गैस है थोड़ी। ऐसे ही देखेंगे सिल्वर, ये क्या है? दिस इज आर्गन 4s2 4p6 4d10। फोर्थ सब शेल फुल्ली फिल्ड है, फोर्थ शेल पूरा फिल्ड है, एसपीडी सारे फिल्ड है। हाँ है, लगती है इनर्ट गैस जैसी, लगती है नहीं, है ना? ये कैसी है? ये भी है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बीच में जो है सारे, अगर कैडमियम 2+, अगर थैलियम 3+, और अगर लेड 4+ बना ले तो बनाइए, +2 में ये उड़ जाएगा, +3 में ये उड़ जाएंगे, और +4 में ये उड़ जाएंगे। अगर आप गौर करें तो 3d10 4d10 5d10 5d10 4d10, आप अगर देखें, अगर आप गौर से देखें तो जो वैलेंस शेल था उसके एक पहले वाला d10 तक आ सकता है, n-1 d10 ns0, ये कॉन्फ़िगरेशन आ रही है नालायकों की। किसकी? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ है, ये धोखेबाज है। जो भी कहें, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बेचारी कॉन्फ़िगरेशन है, वो थोड़ी कुछ कह रही थी कि हमको कुछ मानो, हमने मान लिया, हमारी मूर्खता थी, जो भी था। कोई खास फीचर है इसका? कहां मिलती है ये? आप इनके खानदान देखिए। ग्रुप 11, अगर ग्रुप 11 का है +1 कैटायन, जैसे कॉपर +1, सिल्वर +1, गोल्ड +1, या ग्रुप 12 का, मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूं साफ साफ, थोड़ी अलग से जगह करके लिखता हूं, अच्छी महत्वपूर्ण बात है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहां पे देखिए, अगर आपके पास है ग्रुप 11, Q+, सिल्वर, गोल्ड +1, ये है +1 कैटायन, इन जनरल M+, तो ये स्यूडोनट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। हाँ, ग्रुप 12 के +2 कैटायंस, जिंक, कैडमियम और मरकरी। वाओ, ये भी स्यूडोनट गैस हैं। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन में। ग्रुप 13 में मेटल +3, फोर्थ पीरियड के बाद वाले, या फोर्थ पीरियड वाले, जैसे यानी कि गैलियम, इंडियम और थैलियम। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम और बोरॉन अगर +3 है तो वो तो नोबल गैस जैसे ही हैं। डी ब्लॉक पहली बार आता है फोर्थ पीरियड से, उसके बाद से ये स्यूडो इनर्ट गैस हो जाएंगे। ग्रुप 14 का अगर +4 गलती से आप बना ले गए, जर्मेनियम होता नहीं है +4 कैटायन, पर अगर बन जाए तो, या टिन या लेड, ये क्या है? ये हैं स्यूडो आईजीसी। अच्छा, वो 1 2 3 और 4 थे, हाँ जी, और ये 11 12 13 14 है, हाँ जी, बस इतना ही है। ये तो बड़ा आसान है, हाँ जी। और जो इनर्ट गैस या स्यूडो इनर्ट गैस नहीं है, वो क्या है? वो नॉन इनर्ट गैस है। जो इनर्ट गैस है, आप ऐसे कह सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की है, आईजीसी या नॉन आईजीसी। और नॉन आईजीसी में एक स्पेशल केस है स्यूडो आईजीसी। तो कुछ स्पेशल, जैसे क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेशल केस है रेक्टेंगल, उसका भी एक स्पेशल केस है स्क्वायर, और स्क्वायर नहीं है तो रेक्टेंगल तो हो गई। तो स्यूडो आईजीसी नहीं भी हो तो नॉन आईजीसी तो हो ही सकती है, और बहुत स्पेशल केस वाले आईजीसी भी हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हो, राइट? फ्रांस रूल्स पढ़ाने वाले थे, आप तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने लग गए। उनमें एक्चुअली एक शब्द आता है स्यूडो आईजीसी, और बच्चे से बहुत डरते हैं, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। आपको इतना सा भी डर न लगे, इतना सा भी कंफ्यूजन न रह जाए, इसलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करके मैंने आपको बहुत अच्छे से याद दिला दिया कि बेटे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सारी कहानी मैंने यहां पर कह दी है, कुछ भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे नहीं छोड़ा है। अच्छा, पूरा क्राइटेरिया बता दिया है। हाँ जी, तो क्या अब हम फायंस रूल्स पढ़ेंगे? हाँ, अब पढ़ेंगे थर्ड रूल। कौन सा है? उसमें वो कहते हैं कि कुछ कैटायन ऐसे होते हैं जिनमें स्यूडो आईजीसी होती है। हाँ, जैसे वो n-1 d10 ns2 वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले। हाँ जी, ठीक है।
और हो सकता है कुछ ऐसे कैटायन हो जिन पे चार्ज उतना ही हो, साइज उतना ही हो, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन उनकी इनर्ट गैस की हो सकता था शायद, है ना? तो अगर दो कैटायंस हैं, फाइनेंस रूल्स में क्या बोला है महाराज ने? उन्होंने कहा है कि अगर दो कैटायंस हैं और वो ऐसे कैटायंस हैं कि एक की नंबर वन दोनों पे चार्ज सेम है, हाँ जी, दोनों का साइज लगभग सेम है, हाँ जी, पर एक आईजीसी है और एक स्यूडो आईजीसी है, तो आईजीसी वाला लल्लू है, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी नहीं होगी, और जो स्यूडो आईजीसी है वो बड़ा लालची है, वो बड़े अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाहर वाले शेल में n-1 d10 कॉन्फ़िगरेशन जो है, डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो पुअर शील्डिंग होती है, उनमें जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है और उसके फलस्वरूप उनकी पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा होती है। अच्छा, तो अगर आपके पास है Na+ और Cu+, तो ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है? कॉपर +1 की। क्यों? ये आईजीसी है और ये स्यूडो आईजीसी है। अब बच्चे कहते हैं कि सब साइज की फील नहीं आती, चार्ज तो चलो दिख जाता है 1 2 3 प्लस में दिख रहा है, साइज कैसे देखें? आप साइज सेम मान लो। क्या 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 बोल रहे हो? आप साइज सेम मान लो। साइज महत्व में तीसरे पायदान पर आता है। वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज, उसके बाद है आईजीसी या स्यूडो आईजीसी, और उसके बाद महत्व होता है किसका? साइज का। तो आप चार्ज अगर सेम है तो आईजीसी स्यूडो आईजीसी से देखकर सीधे पोलराइजिंग पावर निकाल दो। आप साइज के चक्कर में पड़ो ही मत। लगभग हमेशा ये सही हो जाएगा। बहुत कोई रेयर कैटायन है H+ जिसमें साइज ही बहुत कम हो गया, तो वैसे भी मेटल कैटायन है ही नहीं, तो वो अलग बात है, अदरवाइज कभी झगड़ा नहीं होगा। ठीक, चलो और कोई एग्जांपल दीजिए। हाँ, और ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम है आपके पास, हाँ जी, और जिंक है, बिल्कुल। तो ये है आईजीसी, जी हाँ, और ये है स्यूडो आईजीसी। दोनों +2 हैं। पोलराइजिंग पावर जिंक की बहुत ज्यादा होगी मैग्नीशियम से। या कैल्शियम है आपके पास, हाँ जी, और मरकरी है आपके पास, हाँ जी, तो मरकरी बहुत ज्यादा होगा। कैल्शियम के चार्ज बराबर है, और कैल्शियम है आईजीसी और मरकरी है स्यूडो आईजीसी, तो उसकी पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा होगी। ऐसा है, समझ में आया? ठीक है, तो इसी बात पर एक क्वेश्चन हो जाए। चलो, द कंपाउंड विद हाईएस्ट कोवलेंट कैरेक्टर इज, वेल, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर और सीजियम। सोडियम, पोटेशियम और सीजियम और कॉपर, इनमें 3 तो ग्रुप 1 के हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, 4 सब पे सेम है +1, और एक ग्रुप 11 का है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्यूडो वाला तो जीतना ही है, तो हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर है कॉपर +1 की इन चारों में, तो हाईएस्ट कोवलेंट कैरेक्टर भी होगा CuCl का, इसलिए। ठीक है, चलो। हाँ, इतनी सारी बातें करें हमने कैटायंस की। आइए अब एनायंस को भी देखें। हाँ, जरूर देखते हैं। एनायंस में क्या है? एनायंस में है पोलराइजिंग पावर, तो हमने कैटायन में बोल दी, एनायन में लगेगी पोलराइजेबिलिटी। अच्छा, तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये दोनों भी आप गैस कर सकते हैं। मजे से कब खसक जाएंगे इलेक्ट्रॉन? एनायन में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मजे से कब खसक जाएगा? जब वो न्यूक्लियस से उतना अट्रैक्ट ना हो रहा हो। न्यूक्लियस से उतना अट्रैक्ट कब नहीं होगा? जब इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन कब ज्यादा होगा? जब माइनस चार्ज ज्यादा हो। अच्छा, तो जैसे जैसे माइनस चार्ज बढ़ जाएगा एनायन पर, इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल ज्यादा करेंगे, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, और पोलराइजेशन बढ़ जाने से कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन एन आयन, हायर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी, एंड ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द गिवन स्पीशीज। अच्छा, जैसे जैसे फ्लोराइड, ऑक्साइड और नाइट्राइड अगर देखेंगे, तो पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? -1 से ज्यादा -2, -2 से ज्यादा -3, तो कोवलेंट कैरेक्टर AlF3 का ज्यादा है ना, उससे ज्यादा होगा Al2O3 का, और उससे भी ज्यादा होगा Aln का। क्यों? पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है फ्लोराइड से ऑक्साइड से नाइट्राइड में, इसलिए। और कोई एग्जाम्पल अक्रॉस द पीरियड? चलिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। मान लीजिए आपको पसंद हो अगर, तो 5th पीरियड ले लीजिए। एंटीमोनाइड है आपके पास,
आपके पास टेल्यूराइड है और आपके पास आयोडाइड है। तो गंदे हैं ये, पीरियोडिक टेबल है, गंदगी क्या है? पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? माइनस, ये ज्यादा है, ये कम है, और ये उससे भी कम है। कोवलेंट कैरेक्टर, एंटीमोनाइड्स अगर कैटायन एनायन के रूप में आएंगे किसी भी एक कॉमन कैटायन के साथ, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, टेल्यूराइड्स का कम होगा, आयोडाइड्स का और कम होगा। ऐसा है। तो ये तो बात थी चार्ज की। अंतिम पांचवा नियम, साइज। साइज कैसे देखेंगे? नाउ यू गिव मी अ प्रेडिक्शन, करो, कम ऑन, बताओ मुझे, कैस करो क्या होना चाहिए। एनायन का साइज छोटा होगा या बड़ा अगर पोलराइजेबिलिटी को ज्यादा होना है? ध्यान रखना, मजे से इलेक्ट्रॉन खसक जाए तो है पोलराइजेबिलिटी, और न्यूक्लियस के करीब होंगे इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस दबोच के रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, मजे से खसकने नहीं देगा। तो पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, साइज बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। जी हां, वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो आप देखिए, पोलराइजेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन। ग्रेटर द साइज ऑफ एन आयन, हायर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, एनायन का साइज बढ़ रहा है, उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, और आप देखेंगे कि कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है इस तरह से। करेक्ट? चलिए, तो भाई लोग, ये तो था पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ठीक है, हमने देखा कि कैटायंस में 3 पॉइंट्स, साइज, चार्ज और स्यूडोनेट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और एनायन में 2 पॉइंट, साइज और चार्ज। अब कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स उनको देख लीजिए। जैसे H प्लस एक्सेप्शनली हाई पोलराइजिंग पावर का होता है, आमतौर पर रेडियस डोमिनेट नहीं करती, पर H प्लस में बहुत फर्क है। क्यों? इलेक्ट्रॉन उड़ा के प्रोटॉन बच जाता है, प्रोटॉन का साइज हजारों गुना कम होता है एटम से, साइज में इतना वेरिएशन और किसी कैटायन में नहीं आता जितना H प्लस में आ जाता है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड गायब होकर सिर्फ न्यूक्लियस बच गया है। तो H प्लस की इतनी 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 ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है जितनी किसी की नहीं होती। इसके चलते H प्लस कभी 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 आयनिक नहीं होता, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो सिर्फ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनाता है। इट्स ऑलवेज को पोलर हो सकता है, होगा कोवलेंट, प्योरली आयनिक H प्लस कभी नहीं होता है, या H प्लस ऐसे स्पीशीज बनता ही नहीं है। राइट? तो एक बात ये ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी सारी बातें कर ली तो क्वेश्चन नहीं कराओगे? हाँ, करो ना। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ प्रॉपरली इंडिकेटेड, या ऑफ करेक्ट प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट? सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी पूछी है, तो 2 में पोलराइजेबिलिटी पूछी है और 2 में पोलराइजिंग पावर पूछी है। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखने लायक है। करिए, आप देखेंगे, हम हो सकता है आपको लगे हमने कहा था कि भाई पोलराइजेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो एनायन का साइज बढ़ जाएगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ जी, पूरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा था? जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उनको खसकाना आसान हो जाएगा और पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं उसमें असम्पशन था कि एक ही न्यूक्लियस है। अच्छा, और यहां क्या है? यहां सल्फेट में SOOO, अगर आप गौर करें तो एक नहीं, 1 2 3 4 5 न्यूक्लियस हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ऑक्सीजन का है, सल्फर तो बीच में छुपा बैठा है। तो अगर इसको पोलराइज करना है, बहुत अच्छी बात बोलो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर सल्फेट के ऑक्सीजन को पोलराइज करना है तो उसमें आप सल्फर तक का डिस्टेंस थोड़े नाप रहे हैं, आप तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस तक चले जाइए और देखिए वो तो बड़ा पास में है। हाँ जी, और सल्फेट में अगर आप गौर करें तो रेजोनेंस के कारण हर ऑक्सीजन एटम पर चार्ज है -12। तो एक तरह से ये O एटम है जिस पर -12 चार्ज है, जिसको पोलराइज करना है, पूरा आयन नहीं, जिस एटम पर से आप खसका रहे हो उसको देखिए। और सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और रेजोनेंस है, हाँ है, हर ऑक्सीजन एटम पर चार्ज कितना है? -2/3 है। और ये कैसा है? ये भी O एटम से ही खसकाना है, ठीक है। और सल्फर में
एक सल्फर है जिस पे चार्ज बेशर्मी से -2 है। तो एटम बड़ा किसका? सल्फर का। और चार्ज ज्यादा किसका? सल्फर का। तो मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी किसकी? सल्फर की। तो एक्चुअली तो ये है बड़ा पोलराइजेबल। उससे कम होगा SO3 2-। अब SO3 और SO4 2- में एटम तो ऑक्सीजन ही है, पर एक पर चार्ज है -2/3, तो वो ज्यादा पोलराइजेबल है, और जिस पर चार्ज है -12 वो कम पोलराइजेबल है। तो ओवरऑल साइज ऑफ एनायन नहीं, जिस एटम को पोलराइज कर रहे हैं उसका साइन देखना है, उसका साइज देखना है, उस पर चार्ज देखना है। ये बहुत बहुत बढ़िया, बड़ा सुपर रिफाइंड कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां बहुत लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर चीज है जो हमने आपको बताई है। तो यह सही है, ये सही नहीं है। और बिल्कुल इसी कंसेप्ट से देखिए तो ये सही है। हाँ, क्लोराइड में Cl एटम है और चार्ज -1 है। यहां O एटम्स हैं और चार्ज -12, -1/3 और -1/4 है। तो पोलराइजेबिलिटी कम होती जाएगी। ClO4- लगभग नॉन पोलराइजेबल होता है, बहुत मिनिमम पोलराइजेबिलिटी होती है, और इधर बढ़ रही है। लॉजिक सेम है जो पहले विस्तार से आपको बताया था, तो रिपीट नहीं किया है। आप चाहे तो स्ट्रक्चर्स बना के चेक कर सकते हैं। बी सही है। सी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये तो ऑब्वियसली गलत है। क्यों? +2 चार्ज आते ही सब खत्म हो गया। +2 तो हमेशा +3 से कम ही होता। इसे मैक्सिमम बता दिया है, मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। कैडमियम, जिंक और मरकरी, ये देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? अगर डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक में टिपिकल, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना, हमेशा थर्ड टीएस से ज्यादा फर्स्ट टीएस, सॉरी से कम फर्स्ट और सबसे कम सेकंड टीएस, ये है किसका? पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर। इसका साइज से लेना देना है, हाँ, और कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक वाली तो है ही सही। तो मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर होगी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, मतलब मरकरी, उसके बाद जिंक, और सबसे कम होगी कैडमियम की। ऑल्दो तीनों ही स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। ऐसा ये ऑर्डर है किसका? ट्रांजिशन मेटल्स का। किसी एक ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स में कंपेयर करेंगे तो ये आएगा। तो कैडमियम, जिंक और मरकरी, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। भारी क्वेश्चन था, हर लाइन में नए कंसेप्ट थे, लगभग देखने लायक था। देखिए और नोट करिएगा केयरफुली, थ्योरी के एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करें हमने इसमें। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, राइट? चलिए, हाँ, तो ये थे फैंस रूल्स। महत्व कितना क्यों है, इतना क्यों गाना गाते हैं इसका? इनकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, ये कई जगह काम आते हैं, कई प्रेडिक्शन करने में काम आते हैं। कहां? आइए बताते हैं आपको। एक पहली बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन जो हम देख चुके हैं वो तो है कि भाई कोवलेंट कैरेक्टर निकालना है। जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर कटायन की बढ़ जाएगी या पोलराइजेबिलिटी एनायन की बढ़ जाएगी, वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा आयनिक मॉलिक्यूल का। जैसे जैसे LiF, LiCl, LiBr, Li, इसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे अगेन डाउन द ग्रुप चल रहे हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। ऐसे ही चार्ज देख लीजिए, NaF, Na2O, Na3N, इसमें क्या है? एनायंस पे चार्ज -1, -2, -3 बढ़ रहा है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। फिर लोग कहते हैं ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, पर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? इससे पता क्या चलता है? कई चीजें पता चलती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट का बड़ा ज्ञान मिलता है। ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट हमने पहले बिल्कुल शुरुआत में कहा था, वो डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी पर। हाँ जी, और लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज ऑन द आयंस पर, और डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। ठीक है, डिस्टेंस तो जितना है उतना रहेगा, पर क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, वैसे वैसे एक नई गड़बड़ शुरू होगी, और वो ये कि लैटिस एनर्जी खुद कम होती चली जाएगी। आयनिक कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती थी और कोवलेंट कंपाउंड्स की इतनी नहीं होती थी। अच्छा, तो आप पाएंगे कि कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने से लैटिस एनर्जी कम होगी। और कई बार लोग उसे एक अलग से पॉइंट के तौर पर लिख देते हैं कि भाई एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, एक चीज उन्होंने कहा, अज्यूम कर लीजिए प्योरली आयनिक है और फिक्स मान लीजिए कि एक चीज है लैटिस एनर्जी। ठीक है, और उसकी ऑपोजिट एक चीज है और वो है कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो दो अपोजिंग टेंडेंसीज हैं। अपोजिंग कैसे हो गई? देखिए ना,
अगर कैटायन छोटा होगा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, अगर कैटायन छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और आप देखिए लिख देता हूं स्मॉल कैटायन। इसका मतलब एक तो पहले जो सुना था वो था कि लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, क्यों? अ, छोटा कैटायन है तो करीब आएगा, तो डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यही नहीं, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, देयरफॉर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, और लैटिस एनर्जी बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना था, और कोवलेंट कैरेक्टर करने से बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। एक से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, दूसरे से मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। अरे यार ये क्या हो गया। तो अब आप भी देखिए यहां तो बड़ा झगड़ा है। अच्छा, एनायन के केस में क्या होगा? एनायन में देखिए आप, एनायन में अगर आपके पास हाई चार्ज है, हाई चार्ज, हाई मतलब मोर नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव चार्ज, तो इससे क्या होगा? लैटिस एनर्जी शुड बी मोर, यही नहीं, पोलराइजेबिलिटी इज मोर, तो कोवलेंट कैरेक्टर इज मोर, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट लेस, यहां मेल्टिंग पॉइंट मोर। तो दोनों ऑपोजिंग टेंडेंसीज हैं। लैटिस एनर्जी जिस चीज के कारण कहती है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाओ, कोवलेंट कैरेक्टर उसी के कारण कहता है मेल्टिंग पॉइंट घटाओ, क्योंकि जैसा जैसा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। हाँ, ये तो है। अगर ये है तो ये तो बड़ी गोलमाल बात है, काइंड ऑफ गोलमाल तो है, गड़बड़ है, डिबेटेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स हैं, साथ साथ चल रहे हैं, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, कभी कोई प्रबल होगा, कभी कोई होगा, और ये कैसे होगा इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं आपको साफ बता दूं, कई लोग इसके ऑर्डर लिखाते हैं कि ये फ्लोराइड का है, दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, फ्लोराइड का ऐसा है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का ऐसा है। अगर आपने कहीं देखा है ना, तो आप मान के चलिए कि मैंने वो सब देख रखा है, वो सब गड़बड़ होता है उसमें। एक्सेप्शन रट रट कर अपन ऐसे ऑर्डर नहीं लिखा सकते, और वो प्रायः अगर और सिंपल सा, आप किसी की बात आपको समझ में आए ना आए, आप सिंपल सा विकिपीडिया गूगल पे खोल लीजिए और वहां से डेटा चेक कर लीजिए कि जो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर बताए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, अब तो कुछ गाइड्स वाइड्स में भी लिखे आने लगे हैं, वो सारे इमोशनल हैं, वो डेटा से नहीं निकाले हैं, जिसकी जिस मर्जी आया बोल दिया, गलत सलत भी बोल देते हैं। तो क्या आप वो ऐसा नहीं लिखाएंगे कि फ्लोराइड्स तो आयनिक होते हैं, तो वो लैटिस एनर्जी से देखो, और क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कोवलेंट होते हैं तो उनको फजान सूल से देख लो, ऐसा लिखाते हैं? हाँ, ये एक पॉपुलर अंधविश्वास है जेई सर्कल्स में, पर ये झूठ है। और झूठ का पता आप भी लगा सकते हो कैसे? सिंपल, 5 मिनट लगेंगे। सारे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अल्कली मेटल्स और अल्काइल मेटल्स के विकिपीडिया खोलकर इनके मेल्टिंग पॉइंट नोट कर लो, 8-10 डेटा है, दिख जाएगा अपनी आंखों से। जो ट्रेंड बताया जा रहा है, जहां बताया जा रहा है, सब फर्जी है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड है ही नहीं। कभी कुछ बढ़ जाता है, कभी कुछ बढ़ जाता है। दो फैक्टर्स हैं, कभी एक प्रबल हुआ, कभी दूसरा हुआ, इसका प्रिडिक्शन नहीं है। और जेई ने कहीं कहा भी नहीं है कि इसका प्रिडिक्शन हमें करना है, रटना है। आज तक 50 साल के इतिहास में कभी जेई में आया नहीं, आगे आएगा भी नहीं। क्यों? जो कोई ट्रेंड ही नहीं है, वो क्यों आएगा? तो फिर एक फैशन है, लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि गलत है इसलिए हम नहीं बताएंगे आपको। मैंने संकेत कर दिया है, और संकेत भी मजबूरी में करना पड़ा। क्यों? अगर मैं न बताता तो आपको कहीं ना कहीं से ये सुनाई तो देता, और फिर आपको लगता कि अरे अमृत तो यही था, और अरे ये सर ने नहीं बताया, कूड़ा है, ये शुद्ध कूड़ा है, क्रिस्टलाइन, एकदम स्टार्क कूड़ा है। और सबूत क्या है उसका? सबूत है डायरेक्ट डेटा। इनऑर्गेनिक में तो कुछ लॉजिक भी नहीं चलता, डेटा है। आप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लीजिए, किसका? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का, और जो ट्रेंड कोई भी बोलता हो कि ये ट्रेंड है, उस पर लगा के देख लीजिए, सब जगह फेल हो जाएगा, उसमें कोई ट्रेंड चलता ही नहीं। तो हम एक जेनरिक बात करके चुपचाप आगे निकल जाते हैं। इसमें कुछ भी बोलना, बगैर डेटा रटे कुछ बोलना, बेइज्जती कराना है, और आपको करोड़ों कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट रटने को कोई नहीं बोल सकता। अत्याचार है ये, और जरूरत भी नहीं है, आता भी नहीं है जेई। आपको सिर्फ एक बात की फील होनी चाहिए, क्या? मेल्टिंग पॉइंट घट जाएंगे अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, जैसे जैसे AlCl3 और MgCl2। अब कहने को तो लैटिस एनर्जी AlCl3 की ज्यादा होनी चाहिए थी, नहीं होती है। क्यों? इसमें को SiCl4 तो लिक्विड हो जाता है। यहां पे आप देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस सिंस कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, ऐसा है।
सोडियम को शामिल नहीं किया, रिस्क था उसमें। क्यों? कभी लैटिस एनर्जी भी डोमिनेट कर जाती है। तो इसमें ये कब काम आता है? ये अच्छे तौर पे अगर आपको डेटा दे रखा है कि भैया मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है और एक्सप्लेन कर दो ऐसा क्यों है, तो आप पहले तो लैटिस एनर्जी पे तुक्का लगाइए कि इससे होता है। उल्टा आ जाए तो वयांस रूल्स में मर दीजिए। ये एक्चुअल डेटा को एक्सप्लेन करने का तरीका जरूर है, लेकिन इसके माध्यम से एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं होते। और ये आपकी कोई निजी मूर्खता नहीं है, ये थ्योरी की कमी है और उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। राइट, आगे चले। बहुत बातें हो गई इस फालतू की इस बारे में, चलिए आगे चलते हैं। पर ये वैक्सीन लगाना आपको जरूरी था, अदरवाइज आपको भी बीमारी हो सकती थी इधर उधर झांकने की। चलिए देखिए, तीसरा फैक्टर जो कोवलेंसी से हम देखते हैं वो है कलर की इंटेंसिटी। मतलब जैसे जैसे एनायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, वैसे वैसे कई बार उसके कंपाउंड्स का कलर काफी भड़कीला और इंटेंस होता जाता है, ऐसा हम देखते हैं। अच्छा, कैसे? एनायन अगर बड़ा और पोलराइजेबल है तो आप देखेंगे कि वो जैसे जैसे पोलराइज होगा, विजिबल लाइट वो पार्शियली एब्जॉर्ब ज्यादा अच्छे से करना शुरू कर देगा और उसके चलते कलर आ जाता है। कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। SnCl2 और SnCl4 रियल लाइफ क्रिस्टल्स आपको दिखा रहे हैं। सॉरी, SnCl4 तो लिक्विड होता है, यहां नहीं दिखाया। SnCl2 और SnI2 दिखाए हैं आपको। क्लोराइड व्हाइट है और आयोडाइड ऑरेंजिश, भड़कीला रंग है आयोडाइड का। क्यों? ज्यादा पोलराइजेबल है आयोडाइड। ऐसे ही आप देखिए, लेड के साथ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। लेड आयोडाइड गोल्डन येलो होता है, लेड क्लोराइड व्हाइट होता है और PbBr2 येलोइश व्हाइट होता है। हल्का सा यहां पे तो बहुत साफ शायद आपको न लगे, पर अगर आप एक्चुअल रियल लाइफ में देखेंगे तो आपको फील हो जाएगी। अगर दोनों आमने सामने रखेंगे, एक व्हाइट है दूसरा ऑफ व्हाइट है, मतलब हल्का सा येलोइश साइड में ब्रोमाइड जाने लगता है और आयोडाइड तो मस्त एकदम येलो हो जाता है। क्यों? एनायन बड़ा हुआ, पोलराइजेबल हुआ, तो कलर उसके और अनछिड़ दिखने लग जाते हैं। ऐसा ही है। लास्ट एंड द लीस्ट कोई और प्रॉपर्टी है, पानी में सॉल्युबिलिटी। देखिए, पानी में सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट क्या है? जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर होगा ज्यादा, वैसे वैसे पानी में प्रायः सॉल्युबिलिटी होती है ज्यादा। राइट? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ P ब्लॉक या D ब्लॉक सॉल्ट्स या हैलाइड्स, आप देखें इसमें आप क्या कहेंगे? ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर, लेसर द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो एग्जांपल है AgF, AgCl, AgBr, AgI। आप देखेंगे AgF इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, AgCl, AgBr, AgI नहीं घुलते और AgCl से भी कम AgBr और उससे भी बहुत कम AgI घुलता है। जैसे जैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड मजेदार है। कोवलेंट कैरेक्टर फेरिक हाइड्रोक्साइड में ज्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम है। ऐसा है, मजेदार है, शानदार है ये। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, सल्फाइड का कोवलेंट कैरेक्टर है ज्यादा और उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। Ag2O तो फिर भी रो पीट के घुल जाता है थोड़ा बहुत। Ag2S इज वन ऑफ द मोस्ट इनसॉल्युबल थिंग्स व्हेन इट कम्स टू सल्फाइड्स। एक और बड़ा मजेदार, थर्मल स्टेबिलिटी। वाह, ये क्या है? अगर आप किसी पदार्थ को गर्म करें, हो सकता है वो पिघल जाए, जैसे पानी है या बर्फ है, बर्फ को गर्म करेंगे पिघल जाएगी और गर्म करेंगे उड़ जाएगी, विच इज ओके। हम तब ये नहीं कहते कि वो थर्मली अनस्टेबल है। क्यों? खाली फेस चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी को हीट करें और वो टूट जाए, वो डिकम्पोज कर जाए, ओ माय गॉड, तब क्या होगा? तब हम कहेंगे कि ये थर्मली अनस्टेबल है, थर्मली लेस स्टेबल है। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। ये तो बहुत अजीब है। होता है ऐसा, क्यों नहीं होता? जैसे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, आप हीट करिए वो डिकम्पोज कर जाएगा CaO प्लस CO2 में। अब आप कहेंगे देखो ये थर्मली अनस्टेबल है। और जितना ज्यादा हीट करके डिकम्पोज हो या डिकम्पोज करने के लिए जितना ज्यादा हीट करना पड़े, हम कहेंगे उतनी ही उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। कम टेम्परेचर पर डिकम्पोज कर गया, थर्मल स्टेबिलिटी कम है। ज्यादा टेम्परेचर पर डिकम्पोज कर रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक, तो ये शब्द थर्मल स्टेबिलिटी पहले तो समझिए। और क्या हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं? काफी हद तक। कैसे? आइए बताते हैं आपको। एनायंस ना दो तरह के हैं।
एक तो मोनो एटॉमिक और दूसरे पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक या यूनि एटॉमिक कैसे? जैसे ऑक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, जिनमें एक ही एटम है। मल्टी एटॉमिक जैसे OH माइनस, इसमें 2 एटम्स हैं। परऑक्साइड, इसमें 2 एटम्स हैं। ओजोनाइड 3 एटम्स हैं। सल्फेट 5-5 हैं। फॉस्फेट 5-5 हैं। अ, तो सॉरी। तो इस तरह से आप देखें, ये तो है यूनि एटॉमिक और ये है मल्टी एटॉमिक। अच्छी बात है। इनके ट्रेंड्स अलग हैं। हाँ, इनके ट्रेंड्स अलग हैं। कैसे हैं वो भी मुझसे सुनिए। जो यूनि एटॉमिक है, जिनमें एक ही एटम है, उनमें स्ट्रेट लैटिस एनर्जी से थर्मल स्टेबिलिटी देख लीजिए। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ जाएगा, कैटायन एनन किसी का भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लैटिस एनर्जी कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, जैसे जैसे हाइड्राइड्स देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हाइड्राइड। पोटेशियम हाइड्राइड प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, टूट जाता है रूम टेम्परेचर पर। लिथियम बन जाता है और सोडियम रोपीट कर बनता है। थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर कैटायन की कम हो रही है। ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, हायर इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एटॉमिक एनायन। हायर इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एटॉमिक एनायन वाला कंपाउंड। यूजुअली दिस इज द ट्रेंड एंड वेरी ब्यूटीफुल ट्रेंड। दूसरा एग्जांपल देखिए, नाइट्राइड्स हैं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, डाउन द ग्रुप नाइट्राइड्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। बेरिलियम मजे से नाइट्राइड बनाता है और बेरियम टूट जाता है अगर आप हीट करेंगे। क्यों? थर्मल स्टेबिलिटी कम है इसलिए। इसका ठीक उल्टा ट्रेंड है पॉलीएटॉमिक में। वाह, उसमें क्या है? अगर एनायन सेम है, अगर एनायन सेम है और कैटायन अलग अलग है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती चली जाएगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। जैसे कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट ही अगर बेरिलियम के साथ है तो कम टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाएगा। मैग्नीशियम के साथ है तो ज्यादा जिंदा रहेगा, कैल्शियम के साथ है तो और ज्यादा, स्ट्रोंशियम के साथ और ज्यादा और बेरियम के साथ और ज्यादा। इनके तो टेम्परेचर भी शायद याद है, लगभग मुझे लगभग 1350 डिग्री के आसपास डिकम्पोज करता है बेरिलियम कार्बोनेट। स्ट्रोंशियम लगभग 1150 के आसपास डिकम्पोज करता है। कैल्शियम लगभग अप्रॉक्स है 900 डिग्री, मैग्नीशियम 600-650 डिग्री के आसपास और बेरिलियम तो शायद 500 से भी कम डिग्री सेल्सियस पर निपट जाता है बहुत आराम से। राजस्थान में तो हमारे यहाँ धूप में रख दो तो डिकम्पोज कर जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी जब डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, जैसे जैसे कैटायन की पोलराइजिंग पावर कम हो रही है, वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर पॉली एटॉमिक एनायन है तो बेहतरीन ट्रेंड है, ये याद रखना चाहिए आपको, ये याद रखना चाहिए। ये थे एप्लीकेशंस फैंस रूल्स के। इसी के साथ अगर आयनिक बॉन्ड्स में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाए तो क्या होता है, इसकी चर्चा पूरी होती है। अब क्या है, अगला कदम हम रखेंगे जगत प्रसिद्ध मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। वाओ, ये सब कब होगा? ऑफ कोर्स ये होगा अगली बार। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, असाइनमेंट्स करते रहिए और बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? थ्योरी याद होनी चाहिए। थ्योरी अच्छे से याद करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।